नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के लिए 6 लेसन वेदरिंग स्ट्रॉन्ग इन रस्मा। रस्मा में तूफान का मौसम। रस्मा एक जगह है उड़ीसा में, और वहाँ पर जो तूफान आया था उसके बारे में हमें क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी, कितने लोगों की मृत्यु हुई, इस बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages for 2 dreadful nights. Prashant, a young man, was marooned on the roof of the house. On the third day, he decided to go to village. Did he find his family? तो ये ओडिशा के एक प्रशांत नाम के लड़के के बारे में बताया कि जब अक्टूबर 1999 में 1999 में जब अक्टूबर में वो जो साइक्लोन आया था, समुद्री तूफान, तो उसमें हजारों लोग मारे गए थे और कितने सैकड़ों घर बर्बाद हो गए थे। और वो जो भयंकर जो रात थी, दो जहाँ पर छत के ऊपर जिसने गुजारी थी प्रशांत ने, और लेकिन वो असहाय खड़ा था, कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या कर सकते हैं ऐसे तूफानी जगह पर जहाँ पर कुछ नहीं, कि भाई सारा नीचे पानी ही पानी हो गया पूरी पृथ्वी, जहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे जलमग्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो छत पर असहाय खड़े थे। लेकिन फिर भी वो तीसरे दिन उसने निश्चय किया कि वो अपने गांव जरूर जाएगा। क्या वहाँ पर उसे अपनी फैमिली मिली? तो इसके बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to his block headquarters of Aresma, a small town of Kaushal, Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and the amazing storm quickly gathers. A winds beat against the houses with the speed and the fury that Prashant had never witnessed before. ये 27 अक्टूबर 1999 की बात है, जब प्रशांत की माँ 7 साल पहले जिसकी डेथ हो गई थी, तो प्रशांत ने निश्चय किया कि वो पास ही में उसका कोई फ्रेंड रहता है, वो उसके यहाँ पे एक रात गुजार के आएगा। वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ पे गया, जो 18 किलोमीटर दूर था। वो वहाँ पर गया, और वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचा उसके घर पे, तो तभी अचानक क्या हुआ कि तूफान फिर से आने लग गया। बहुत जोर से बादल, घने काले बादल छा गए और तेज बरसात होने लग गई, और वो जो पानी इतना ज़्यादा बढ़ने लग गया कि घरों के अंदर आने लगा। हालांकि उसका घर पक्का था, प्रशांत के दोस्त का घर पक्का था, लेकिन फिर भी पानी इतना ज़्यादा फोर्स के साथ आ रहा था कि उन लोगों को भी वो छत के ऊपर चढ़ना पड़ा। उसके घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन घर में पानी भरने की वजह से उन लोगों को छत पर जाना पड़ा। Heavy incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters swirled into his friend's house, a neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the winds and the velocity in
of a 350 kilometer per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of the tree that had got uprooted and fallen on their house. Sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. जैसा कि मैंने बताया कि उसका घर तो पक्का था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उनके घर में पानी भर आया और उनके यहाँ गर्दन तक पहुँच गया। और उन लोगों ने घबराहट से वो सारा छोड़ा और ऊपर छत के ऊपर चढ़ गए। और वो जो हवा थी, तूफानी हवा थी, वो 30-50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी और वो ऊपर घर पे तक पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ, पास में जो पुराना पेड़ था नारियल का, उसके छत के ऊपर गिर गया और उससे उसका घर भी डैमेज हो गया। तो और उसकी दीवारें और छत जिसमें क्रैक्स आ गई। द क्रैश डिस्ट्रक्शन wrought by a cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. All the winds speeds had resumed somewhat by the next morning. साइक्लोन का कोई अता पता नहीं था कि वो कब थमेगा और वो कंटिन्यू रहा। कहाँ तक, कब तक? नेक्स्ट 36 आवर्स, 36 घंटे तक वो कंटिन्यू तूफान आता ही रहा। हालांकि थोड़ी सी हवा का दबाव जो हुआ वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी वो तूफान थमा नहीं। और दूसरे दिन जब हवा का दबाव कमा, टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, Prashant and his friend family has taken refuge on the roof. Prashant will never forget the shock his experience as his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. और से वो पहले वाला जो झलक थी जो पहले आई थी उसके बारे में याद आ गया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो वो लोग छत पर खड़े थे, छत पर चले गए क्योंकि पानी अंदर भर चुका था पूरा। In the grey light of the early morning, a raging, deadly pond, a sheet of water covered with everything as far as the eyes could see. Only futtered cement house still stood in a few place. पानी चारों तरफ फैल चुका था। कच्चे जो झोपड़े या कच्चे जो मकान थे वो तो सारे खत्म हो चुके थे, लेकिन जो पक्के बने हुए मकान थे, अच्छे जो मजबूत बनाए हुए मकान थे, वो अभी वहाँ पे खड़े थे और चारों तरफ पानी ही पानी कवर हो चुका था। Only fractured cement house यहाँ हो गया। The bloated animals, crashes and human crops floated in every direction. वो जो उसमें जानवर, मरे हुए जानवर तैर रहे थे और जो किसानों की जो अनाज तैर रहे थे और हर जगह सब कुछ पानी में गिरता हुआ नजर आ रहा था। All round even half all trees has fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was the classic in the discuss because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from the starving in the several days that followed. उनकी छत पर दो नारियल के पेड़ आकर गिरे, उससे उनका घर तो डैमेज हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ कि वो उसमें जो हरे हरे नारियल लगे हुए थे तो वो उनकी भूख मिटाने के काम आ गए। वो पानी पी सके और उनमें जो नारियल था वो उसको खा के उन्होंने जैसे तैसे अपनी भूख को मिटाया। For the next 2 days, Prashant sat huddled
with his friend's family in the open of the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone, or was he to be bereaved once again. वो तो अपने दुख को भुलाने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास आया था प्रशांत। उसने सोचा अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगा, थोड़ा वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो पर इस तूफान ने तो उसके आंसुओं को भी खत्म कर दिया, और वो उसमें इतना घबरा गया कि उसे फिर 2-3 बार में ये फील हुआ, महसूस हुआ कि मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन जहाँ गांव में मेरे जो मेरे अपने परिवार वाले उनका क्या हुआ होगा। तो उससे अचानक घबराहट उसको हो जाती है, और वो ये सोचता है कि है ना, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे वहाँ पे बर्दाश्त कर रहे होंगे, ये सब चीज़ें वो कैसे सहन कर पा रहे होंगे। ये सुपर साइक्लोन तो पूरा सभी जगह आया हुआ है। 2 days later, which seemed the Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. तीसरे दिन उसे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे मेरे परिवार के पास जाना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं अब जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है कि पता नहीं मेरे परिवार के साथ क्या हुआ होगा। तो उसके फ्रेंड्स के माता पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जो हालात बने हुए हैं, खतरनाक माहौल है, इनमें तुम कैसे जाओगे। लेकिन वो मानता नहीं, वो बोलता नहीं, मुझे मेरे परिवार के बारे में देखना है, सोचना है, इसलिए मैं उनके लिए यहाँ से जाऊँगा। मुझे अब बड़ी घबराहट हो रही है, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। और वो क्या करता है, उस समय तक कुछ पानी थोड़ा नीचे उतरने लगता है, तो वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। He occupied himself with a long sturdy stick, and then started on his 18 kilometers expedition back to his village through the Slovan flood water. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick located the road. The determined where the water was most shallow at place. तो वो क्या करता है, अब उसको कुछ जाने के लिए ऐसा कुछ चाहिए कि भाई उसके जिसके सहारे से वो जा सकता है। कुछ ऐसा उसको एक्यूपाइड में कोई औजार समझो या हथियार समझो या कोई सहारा समझो, तो वो उसको ऐसे लगता है कि कुछ चाहिए। तो वो क्या करता है, एक लकड़ी ले लेता है अपने हाथ में, मजबूत लकड़ी ले लेता है, और उसके सहारे वो वहाँ से रवाना होता है, और जहाँ पानी के अंदर उस लकड़ी को रोकते जाता है, उसको पता चल जाता है कि पानी का लेवल कितना है उस लकड़ी के सहारे। और ऐसे करते करते वो वापस उसको 18 किलोमीटर ही वापस जाना होता है, तो वो वहाँ से अपनी यात्रा को शुरुआत कर लेता है। At places it was the waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had swim. After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who was also returning to their village. They decided to move ahead together. कभी कभी तो क्या जब वो जाता है तो लकड़ी से उसको वो विपरीत दिशा में चला जाता है। भाई पानी है चारों तरफ, तो दिशा पता चलेगी कैसे। तो वो लकड़ी के सहारे से जाता है, तो कई बार वो विपरीत दिशा में चला जाता है, तो वापस सही दिशा में आने के लिए उसे तैरना पड़ता है। ऐसे करते करते जब वो चलता है तो उसे दूर पर कुछ 2 लोग दिखाई देते हैं जो उसके अंकल के फ्रेंड होते हैं। तो वो उनके पास जाता है, वो भी अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर प्रशांत रहता है। तो वो उनके साथ हो जाते हैं, वो सब मिलकर फिर वहाँ पे आगे जाने का निश्चय करते हैं। As they waded through the water,
waters, they witnessed grew more and more Macbeth. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle. The current swept against them, and they moved ahead. और उस पानी के अंदर कई जानवर, इंसान, मृतक जो मर जाते हैं वो तैरते हुए आते हैं, वो और कई कैटल्स, पशु, कुत्ते ऐसे मरे हुए तैरते हुए वहाँ पे उनके आसपास आते हैं, तो उनको हटाते हुए बड़े दुख से वो उसको हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was shocked that his family could not have survived these catastrophes. और जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचते तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले तो शायद ही मुझे मिले, क्योंकि उनका मकान तो कुछ कच्चा होता है, और जब वहाँ पर पहुँचते तो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि शायद ही मैं अपने घर वालों को देख पाऊँगा. Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. He went told where their home once stood. There were only remains of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. और ऐसा करते करते वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, वास्तव में उनका घर तहस नहस हो जाता है, क्योंकि उनका तो वहाँ पे कच्चा घर होता है और क्या बचती है खाली छत और उसके खंभे आसपास में, बाकी सब कुछ बह जाता है. और वो देखता है कि उसके घर के कुछ सामान जैसे कपड़े वपड़े वो आसपास की झाड़ियों पे पेड़ पे टंगे हुए दिखाई देते हैं, तो उसे बड़ी निराशा और बहुत दुख होता है. तो वो कहाँ जाने का निश्चय करता है, रेड क्रॉस. जो रेड क्रॉस शेल्टर होता है वो वहाँ पर जाने का वो निश्चय करता है. और रेड क्रॉस जो शेल्टर होता है वो वैसे इंटरनेशनल जो यूएनओ चलाते हैं उसको, और हमारे नेशनल लेवल पे भी वो चलता है. रेड क्रॉस सोसाइटी जो ये जो शेल्टर्स होते हैं वो जैसे सूखा और जैसे बाढ़ या किसी दुर्घटना से ग्रसित लोगों की सहायता के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी होती है. तो वो वहाँ जाने का निश्चय करते हैं. Among the first people he saw in the crowd of his maternal grandmother, weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. जैसे ही वो वहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी सेंटर्स पहुँचता है तो मैटरनल ग्रैंडमदर होता है ननियाल का परिवार. तो उसकी जो नानी होती है वो उसको दिखाई देती है, वो एकदम भूख से तड़प रही होती है और अपनी बाहों को फैलाती हुई वो रोती हुई उसके पास आती है, उसको बाहों में भर लेती है. और तब उसे प्रशांत को कुछ ऐसा वो उसको ऐसा डिसाइड होता है, निश्चय होता है कि चलो फैमिली का उसको कोई तो इंसान वहाँ पर मिला. Among the first people he saw the crowd quickly word spread and his extended family gathered around him. He had hugged him tight and relieved. Prashant excessively skimmed the motley battered group. His brother and sisters, his uncles and aunts, they all seemed to be there. और धीरे धीरे उसको अपना पूरा परिवार वहाँ पे मिल जाता है. उसके अंकल आंटी, उसके जो ब्रदर सिस्टर होते हैं वो, और सभी उसको वहाँ पे मिल जाता है. सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं. वो अपने आप को बहुत संतोष वहाँ पे महसूस करता है कि आखिर उसका परिवार तो कम से कम जीवित है, क्योंकि उसकी माँ तो 7 साल पहले ख़त्म हो गई थी, वो मर चुकी होती है. लेकिन बाकी का परिवार उसको जब मिल जाता है तो वो बहुत ही एक संतोष उसको मिलता है.
और वो आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टूक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, he decided to get a grief over himself. He sensed other deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelters. 86 lives were lost in the village. All the 96 houses had been washed away. It was their fourth day at the shelter. So far they had survived a green coconut, but there was too few to go around such a tumult of people. उस शेल्टर में ये हालात थे कि कम से कम 2500 लोग लगभग उस शेल्टर में थे और 86 लोगों के जो गांव थे वो खत्म हो चुके थे और उसमें 96 जो घर थे वो बह चुके थे। तो वो शेल्टर का चौथा दिन था और वो भीड़ से वो शेल्टर भरा हुआ था और वो खा क्या रहे थे वहाँ पे? वही हरे नारियल, उसी का पानी पीना और वही नारियल खाना। ऐसे करते करते उन्होंने 3 दिन बिताए। तो सोचो वो इतने भीड़ में उस शेल्टर की क्या हालत थी। तो प्रशांत का कहना था कि वो शेल्टर था वो एकदम गंदा हो चुका था एकदम। तो लोग वहाँ अपनी जान को बचाने में लगे हुए थे, अपनी भूख मिटाने में लगे थे, वहाँ सफाई कौन करता। तो एकदम वो जो शेल्टर था वो एकदम ही गंदा हो चुका था चारों तरफ से। प्रशांत all of 19 years decided to step in as a leader of his village. If no one else did, he organized the group of youth and elders of the jointly pressurized and the merchant once again the part of his rice. This time he delegation the suicided the returned the trument pamphlet. तो वो प्रशांत जो सिर्फ 19 साल का था तो उसने क्या किया, पहले तो उस शेल्टर को पूरा साफ करवाया। साफ करवा के उसने अपने जितने भी जो उसके जो जवान साथी थे उनको एकत्रित किया और उसके बाद में जो भी उससे साथ ज्वाइन होना चाहते थे उन सब लोगों को लिया और कहाँ गया, एक मर्चेंट एक व्यापारी के पास गया और वहाँ पे उसने उसको फोर्स किया कि भाई कैसे भी करके आप कुछ अनाज तो दो ताकि लोगों की हम कुछ भूख मिटा सके और लोग इतनी मुसीबत में आए हुए हैं। तो उसने क्या किया, उसने कुछ हिस्सा चावल का उन्हें दिया और वो भी चावल का हिस्सा कैसा था, कुछ खराब होने लग गया था क्योंकि बरसात तो सभी जगह हो रही थी, खराब होने लगा था। दिस टाइम हाँ, तो उन लोगों ने वापस लेके आए अब वेडिंग थ्रू receding waters with food for the entire shelter. No one cared that the rice was already rotting. Branches from the fallen trees were gathered to light and the reluctant and slow fire on which they cooked the rice. For the first time in the 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of the youth volunteers to clean the shelter, to fill a urine, vomit and floating carcasses, and to tend to the wounds and the fractures of the many who had been injured. वहाँ से चावल लेके आए उस मर्चेंट से ताकि उनकी वो भूख मिटा सके। तो उन लोगों ने बनाने का कहा नहीं, उनके पास वो साधन था। उन्होंने सूखे पत्ते इकट्ठे किए, वहाँ पे जो भी बर्तन था उसके अंदर उस चावल को पकाया। अब खाते टाइम किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि वो चावल कुछ सड़ा हुआ है या नहीं है। सभी ने 4 दिन बाद जब उनको जो चावल मिला पका हुआ भात, जो उनको पका हुए चावल को भात कहते हैं, वो जो उनको खाने के लिए मिला तो सभी ने पहले अपनी भूख मिटाई। फिर
वापस वो जो शेल्टर था जहाँ पे कईयों की उल्टी बिखरी हुई थी, कईयों का यूरिन, कईयों की गंदगी वहाँ पे जो बिखरी पड़ी थी, तो उन सभी वॉलेंटियर्स ने मिलकर उस जगह को पूरा अच्छी तरह से साफ किया और जो भी जख्मी लोग थे उनका पहले इलाज किया, जैसा भी हो सके वैसा उनसे उनका इलाज किया और सही ढंग से सबको वहाँ पे एडजस्ट किया। On the fifth day, a military helicopters flew over the shelters and dropped some food parcels. It then they did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelters. अब 5वें दिन वहाँ से ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला, रेस्क्यू जो ऑपरेशन चलता है। अब ऐसे ही है कि गवर्नमेंट के काम है, वो सभी जगह काम करते हैं, तो न हम उनको दोष दे सकते हैं। तो उन लोगों ने एक बार का वहाँ पे पार्सल खाने का पैकेज फेंका। हालांकि कुछ उसमें लापरवाही भी होती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑपरेशन करना चाहिए, पर कुछ लापरवाही समझो या कुछ उनको यदि पता नहीं चले ऐसा समझो। तो 5वें दिन वहाँ पे वो कुछ पार्सल्स वहाँ पे खाने के गिरे और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। तो अब वो क्या करें, तो उन्होंने क्या किया, उन लड़कों ने जो वॉलेंटियर्स बने तैयार थे उन्होंने कुछ लड़कों को लिया और उनको सुला के उसके ऊपर वो बर्तन रख दिए ताकि ऊपर से जब हेलीकॉप्टर निकले तो ये पता चले। That day they viewed the children lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils are their stomach. उसके पेट के ऊपर वो उस बर्तन को रख दिया और वहाँ पे लिटा दिया ताकि ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरे तो उनको पता चले। एक्चुअली ये इसमें दिया हुआ नहीं है कि वो बर्तन रखने से उनको क्या फ़ायदा हो। बर्तन एक्चुअली क्या होता है, जब धूप निकलती है तो बर्तन की चमक रिफ्लेक्शन थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो उससे आसानी होती है उन हेलीकॉप्टर को कुछ दिखाई देने में। ये भी कारण होता है कि हेलीकॉप्टर को पता नहीं चलता जल्दी से कि कहीं पे लोग कुछ इकट्ठे हैं, या क्योंकि वो स्पीड में वो चलता रहता है, तो ये उनको पता चलने के लिए कि भाई नीचे कुछ है, तो बर्तन उनके पेट पे रख के और उनको लिटा दिया बच्चों को ताकि उस बर्तन का रिफ्लेक्शन ऊपर दिखे उनको, तो उन्हें ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर नीचे कोई चीज़ है। The communicated to the passing helicopters that they were hungry. The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, air dropping food and the other basic needs. और उसका ये फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिला और उनको हेलीकॉप्टर्स को पता चल गया, अंदर जो बैठे रहते हैं उनको, कि भाई यहाँ नीचे कुछ लोग हैं जो उस शेल्टर में हैं, तो वहाँ पे उन्हें हमें फूड पैकेज वगैरह देना चाहिए, कुछ कपड़े लत्ते डालने चाहिए। तो उनको वो डेली फिर वहाँ पे पहुँचाने लग गए और इस तरह से उनकी भूख और मिटती गई और धीरे धीरे उनका जो है वो सर्वाइव जो गुजारा होने लगा और उनकी बेसिक नीड्स जो थी, ज़रूरत जिसको बोलते हैं, जो प्राथमिक जो उनको ज़रूरत थी वो उनकी पूरी होने लग गई। तो इस तरह से उस लड़के ने अपनी बहादुरी के और अपने दिमाग से काम लिया और अपने साथ कुछ वॉलेंटियर्स को लिया, इकट्ठा किया। अकेले से ऐसा काम नहीं होता है, देखिए इसमें तो सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। और उस लड़के ने जो ये बहादुरी दिखाई, प्रशांत ने, और थोड़ा सा दिमाग लगाया, उससे वो शेल्टर जो है वो अच्छी तरह से, उसमें जो लोग थे वो अच्छी तरह से उसमें रहने लग गए और उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। उसमें अच्छी साफ़ सफाई करने लग गए और जो गंदगी थी वो निकाल दी और खाना उन्हें मिलने लग गया। हेलीकॉप्टर्स को जो मैसेजेस थे वो मिलने पहुँचने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को वहाँ पे सुला के उसके ऊपर बर्तन थालियाँ रख दी थी। इस तरह से उनकी बेसिक ज़रूरतें, उस बच्चे की एक बोलते ना समझदारी से ये सब काम संभव हो सका। तो प्रशांत फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन orphaned. He brought them together and put up the polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them, while their men secured food and the materials for the shelters. शेल्टर में उसने देखा कि कई बच्चे अनाथ हो गए, उनके माता पिता खत्म हो गए और कहीं पे जो
थी, जो औरतें बेचारी इधर उधर घूम रही थी, जो विधवा हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को उनके साथ जोड़ दिया ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके, और वहाँ पे खाना वाना भी उनको देने लगे, और उनको रहने के लिए सुविधा भी प्रदान कराई। और इस तरह से क्या हुआ, एक दूसरे की मदद से वो लोग वहाँ पे रहने लग गए। As the week passed, the Prashant was quick to recognize that the women and the children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the food for the work of program started by the NGO. And for the children, he organized the sports event. He himself loved to play cricket, and so he organized cricket match for children. Prashant engaged with the other volunteers. He helping the widows and the children to pick up the broken pieces of their lives. The government plan was to set up the institution for orphans and widows. However, this step was successfully registered, as it was felt that in such institution children would grow up without love, and the widows would suffer from stigma and loneliness. अब क्या हुआ कि वो जो बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, विधवा औरतें थी, वो एक दूसरे की मदद तो करने लगे, लेकिन उनका दुख कम नहीं हो रहा था। ये दुख को कम कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए एक NGO का जिन्होंने वो शुरू किया कि ऐसी संस्था होती है जो गरीबों की सहायता करती है, उनको वहाँ पे काम देती है और उनका गुजारा भत्ता उससे होने लग जाता है और वो वहाँ पे अपना आराम से रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को और औरतों को वहाँ पर कुछ काम में लगा दिया। और बच्चों के लिए उसने क्या किया, एक वो उसे भी क्रिकेट पसंद था, तो उसने वहाँ पे एक क्रिकेट मैच इवेंट रखने के लिए सोचा और उसने वो वहाँ पे शुरू किया। तो बच्चे भी इससे बहुत खुश हुए। इस तरह से क्या हुआ, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत गवर्नमेंट से भी हेल्प ली और उस NGO को अच्छी तरह से चलाना शुरू कर दिया और वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड भी हो गया। और इस तरह से वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने औरतों से, बच्चों से कहा कि जो भी टूटे फूटे सामान है उन्हें लाइए और उन्हें उनका वापस मॉडर्नाइजेशन कीजिए। और इस तरह से वो उनका जो अकेलापन था वो दूर हो गया। Prashant's groups believed orphans should be resettled in their own community itself। और प्रशांत और उसका जो ग्रुप था उसने वो जो अनाथ बच्चे थे उनको वापस से बसाने का काम, समाज में बसाने का काम शुरू किया। Possibly in a new foster families made up the childless widows and children without adult care। उसे देखा कि जहाँ पे एक अकेली औरत बची है, उसका कोई ना पति है ना बच्चे हैं, तो वो जो अनाथ वो वैसे बेसहारा हो गई। तो उसने उन बच्चों को, जो बेसहारा बच्चे थे, जो अनाथ हो गए थे, उनके साथ उनको सेट किया। बोले एक दूसरे का सहारा बनो और साथ में रहो। It is the 6th month after the devastation of the super cyclone, the time Prashant's wounded spirit has halted, simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome, youthful face, it was the widows and the orphan children of his village seek out most there a darkest hour of grief। जैसे ही इसने जो 6 महीने तक इसने जो ये जो काम किया, तो इसने अपने दुख को एकदम ही भुला दिया। उसने सभी उन अनाथ बच्चों को सहायता की, उन औरतों को सहायता की, उनके गुजारे के लिए सारा NGO शुरू किया और सारा उसमें जो नई नई चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू की ताकि उनको बेचकर वो अपना गुजारा कर सके। अनाथ बच्चों को एक बेसहारा औरतों को सौंपा ताकि अनाथ बच्चों को उनकी माँ मिले और माँ को वो बच्चे मिले। हालांकि हकीकत में बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन उसने ऐसा
कर दिखाया और सभी को ऐसा कर दिया कि उसे ऐसा लगा कि उसने अपने दुख को काफ़ी हद तक कम कर लिया है और वह अपना दुख इसमें भूल गया। इस तरह वो जो प्रशांत था, जो एक हैंडसम यूथफुल जो उसका फेस था, उसने ये सब कर दिखाया और वास्तव में ऐसे एक जागरूक नागरिक की तरह यदि हम ऐसा कार्य करेंगे, एक हिम्मत वाला काम करेंगे और उस वक्त जब ज़रूरत होती है ऐसी हिम्मत दिखाएंगे तो समाज में ये एक मिसाल कायम होती है और इसने ये मिसाल कायम करके दिखाई। और इसको जो इसके राइटर है हर्ष मेंडर, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा, इस स्टोरी को लिखा और उसमें बताया कि ये कितना जो इंटेलिजेंट और बहादुर लड़का था जिसने एक गांव को बर्बाद होने से बचा लिया और उस गांव को फिर से उसने सेट कर दिया और सभी अपने जीवन यापन अच्छी तरह से सुनिश्चित तरह से करने लग गए और इसमें उसने अपने दुख को भी भुला दिया। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।